आज हम फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। आज ये हमारा चैप्टर का लास्ट डे है और ये चैप्टर बहुत वाइड है और हमने इसके प्रोविजंस को धीरे धीरे कवर किया है और आप इन वीडियोस को एक बार दोबारा अच्छे से कवर अप कर लीजिएगा। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन फॉर कॉर्पोरेट पर्सन। A fast track insolvency resolution, as the name suggests, is a process wherein the insolvency resolution process shall be completed इन एक्सपीडियस मैनर, यानी कि इसमें बहुत ही फास्ट ट्रैक, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है ना, तो फास्टली जो है वो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस होती है इसमें। जैसे नॉर्मल CIRP प्रोसेस में जो डेज थे वो 180 डेज का टाइम था, तो इसमें उसका जस्ट हाफ हो जाता है। तो इसमें कितना टाइम दिया गया है कि 90 डेज में जो है वो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसमें कितना था, 180 डेज था, तो उसका जस्ट हाफ यहाँ पे है 90 डेज। एंड इसमें अगर एक्सटेंशन लेनी है तो एक्सटेंशन कितनी मिलेगी, 45 डेज की एक्सटेंशन मिलेगी। ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ, शैल अप्लाई टू द कंडक्ट ऑफ ए फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। देन इसमें क्या है, एक्सटेंशन मिलेगी जो 45 डेज की एक्सटेंशन मिलेगी। एंड जो उसके लिए क्या करना होगा, 5 वोट ऑफ 75% वोटिंग का क्राइटेरिया है। जैसे उसमें देखो, CIRP प्रोसेस में जो था 180 डेज का टाइम लिमिट था और इसमें कितना है, इसका हाफ है। ठीक है, 90 डेज का जो है टाइम पीरियड है। एंड एक्सटेंशन के लिए कितना है, 45 डेज का जो है एक्सटेंशन होता है इसमें मैक्सिमम। एंड इसके लिए कितना चाहिए, 75% जो है वोटिंग शेयर चाहिए COC का। और उसमें कितना था, इसमें एक ये डिफरेंस मेन है कि जो उसमें जो था CIRP प्रोसेस में तो 66% का था। ठीक है, CIRP प्रोसेस में कितना था, 66% का जो था COC का था। और इसमें जो 75% का जो है वो COC का वोटिंग शेयर रिक्वायर्ड है एक्सटेंशन के लिए, ओनली एक्सटेंशन के लिए। और ये एक्सटेंशन कितनी बार मिलेगी, ओनली एक बार मिलेगी, ओनली वंस मिलेगी। ऐसे नहीं है कि आप 4 या 5 बार एक्सटेंशन ले सकते हो, ओनली एक बार एक्सटेंशन मिलेगी। देन इसमें दिया हुआ है, देखो, ये कॉर्पोरेट डेटर विद एसेट्स और इनकम बिलो ए लेवल एज में बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड इसमें एक डेफिनेशन दी हुई है कि फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी प्रोसेस जो है वो कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल है। तो ये एक स्मॉल कंपनी पर एप्लीकेबल है अंडर जो दिया हुआ है ये। एंड स्टार्टअप कंपनी पर एप्लीकेबल है। एंड एन अनलिस्टेड कंपनी जो है जिसका टोटल एसेट साइज नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़ रुपीज है, तो उस पर एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये जो फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस की एप्लीकेबिलिटी बता रखी है कि कौन सी कंपनी या कौन सी, इसमें क्या है, स्टार्टअप जा सकता है या एक स्मॉल कंपनी जा सकती है, अनलिस्टेड कंपनी विद टोटल एसेट नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़। तो वो जो कंपनीज क्या है वह फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में जा सकती है, ताकि फास्टली उनका इंसॉल्वेंसी प्रोसेस कंप्लीट हो सके। देन टाइम पीरियड के बारे में इसमें बताया गया है। देखो, ये टाइम पीरियड क्या है, विद इन ए पीरियड ऑफ टाइम डेज जो है ये कंप्लीट हो जाती है। एंड फास्ट ट्रैक कमेंसमेंट डेट कब से मानी जाएगी, डेट ऑफ एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर इनिशिएटिंग द फास्ट ट्रैक प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें जो है डेट ऑफ एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन, जब NCLT जिस दिन जो एप्लीकेशन को एडमिट करेगी तो वो फास्ट ट्रैक कमेंसमेंट डेट मानी जाएगी। देन एक्सटेंशन के बारे में बता रखा है, मे एक्सटेंड टाइम पीरियड फॉर फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस रिक्वायरिंग 75% का वोटिंग शेयर चाहिए इसमें। एंड जो है वो एक्सटेंशन कितने टाइम की दी जा सकती है, 45 डेज की एक्सटेंशन दी जा सकती है। फर्दर पीरियड विच शैल नॉट एक्सीडिंग 45 डेज। देन मैनर ऑफ इनिशिएटिंग फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। तो इसके लिए क्या मैनर बताया गया है कि इसमें बताया गया है कि जो एन एप्लीकेशन फॉर फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में बी फाइल्ड बाय ए क्रेडिटर और कॉर्पोरेट डेटर, यानी कि क्रेडिटर भी फाइल कर सकता है और कॉर्पोरेट डेटर भी फाइल कर सकता है एप्लीकेशन इसके लिए। एंड द प्रूफ ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफॉल्ट, एंड प्रूफ होना चाहिए कि वहाँ पर डिफॉल्ट हुआ है। एंड जो कॉर्पोरेट डेटर है वो एलिजिबल होना चाहिए इसके लिए, एप्लीकेशन के लिए। देन एप्लीकेशन एप्लीकेबिलिटी ऑफ चैप्टर 2 ऑफ दिस चैप्टर। देन हमें आगे इसके बारे में बताया गया है वॉलंटरी लिक्विडेशन। हमारा फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने पढ़ा कि 90 डेज में जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और ये एप्लीकेबल किस पर है, स्मॉल कंपनी, स्टार्टअप कंपनी एंड अनलिस्टेड कंपनी जिसका एसेट साइज नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़ है। एंड इसके लिए मैक्सिमम एक्सटेंशन 45 डेज की मिलेगी। और इसके लिए COC का जो वोटिंग रिक्वायरमेंट रहेगा 75% रहेगा। और CIRP में वो कितना था, 66% था। इसमें ये याद रखना है कि 75% का क्राइटेरिया है और ये पेपर में एग्जाम पर्पज से इम्पोर्टेड है। देन आगे हमें इसके बारे में वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस पर चलते हैं। वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन।
यानी कि जो कॉर्पोरेट पर्सन है वो खुद अप्लाई करता है वॉलंटरी लिक्विडेशन के लिए। तो इसमें क्या होगा, वो कब करेगा इसमें अप्लाई, सबसे पहले कि कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो खुद से जा रहा है ना लिक्विडेशन में, तो उसका कोई डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए। और इसमें देखो ये कंडीशंस दी हुई हैं कि वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स ऑफ ए कॉर्पोरेट पर्सन कब होती हैं। शैल मेट ए डिक्लेरेशन फ्रॉम मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स चाहिए कि ऑफ द कंपनी वेरीफाइड बाय एन एफिडेविट स्टेटिंग दैट द कंपनी हैज मेड ए फुल इंक्वायरी इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी एंड दे हैव फॉर्म्ड एन ओपिनियन दैट either the company has no debt and that it will be able to pay its debt, कि कंपनी की कोई लाइबिलिटीज नहीं है, और अगर लाइबिलिटीज हैं तो कंपनी अपनी लाइबिलिटीज को पे कर देगी, ठीक है। एंड द इट विल बी एबल टू पे इट्स डेट्स इन फुल फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ एसेट्स टू बी सोल्ड इन द वॉलंटरी लिक्विडेशन एंड कंपनी इज नॉट लिक्विडेटेड टू डिफ्रॉड एनी पर्सन। यानी कि कंपनी का मकसद जो है वो किसी को डिफ्रॉड करना नहीं है, यानी कि कंपनी ने क्या है, एक साउंड कंपनी है, उसने किसी की लाइबिलिटीज देनी नहीं है, या किसी की लाइबिलिटीज देनी है तो वो पे करेगी उसको। और कंपनी का जो पर्पज है वो किसी को डिफ्रॉड करना नहीं है, एंड कंपनी ने कोई डिफॉल्ट नहीं किया, और कंपनी जो है वॉलंटरी लिक्विडेशन में जा रही है। और इसमें क्या चाहिए, डिक्लेरेशन गिवन अबव शैल बी अकम्पनीड विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस इसमें होंगे फॉर द प्रीवियस 2 years फॉर द period since its incorporation whichever is later, a report of the वैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी भी इसमें लगेगी, वो की वेरीफाइड होगी बाय ए रजिस्टर्ड वैल्यूअर के द्वारा जो है वो प्रिपेयर की जाएगी। ए रिपोर्ट ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स ऑफ द कंपनी इफ एनी प्रिपेयर्ड बाय ए रजिस्टर्ड वैल्यूअर। सो देन विद इन 4 weeks ऑफ डिक्लेरेशन देयर शैल बी ए स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ मेंबर्स। यहाँ पे हमें जो ऊपर था वो डायरेक्टर्स का डिक्लेरेशन था, प्लस यहाँ पे जो है मेंबर्स की डिक्लेरेशन जाएगी विद इन 4 weeks। 4 weeks में जो है मेंबर्स की डिक्लेरेशन जाएगी, और इसमें क्या पास करना होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ द members of the company in a general meeting requiring the company to be liquidated voluntarily and appointing an insolvency professional to act as a liquidator, and a resolution of the members of the company in a general meeting requiring the company to be liquidated voluntarily as a result of expiry of the period of its duration or the occurrence of any event in respect of which the articles provide that the company shall be dissolved as the case may be, and appointing an insolvency professional to act as a liquidator। तो जो insolvency professional है वो liquidator की तरह काम करेगा अगर कंपनी liquidation में जा रही है। So then provided that the company owes any debt to any person creditors presenting 2/3 in value of the debt of the company shall approve the resolution passed within 7 days of each such resolution। ठीक है, तो within 7 days में क्या है, 2/3 ऑफ द क्रेडिटर है जो वो इसको अप्रूव करेंगे। सो देन नोटिफिकेशन टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी एंड द बोर्ड, इसमें जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को नोटिफिकेशन जाएगा विद इन 7 days ऑफ विद इन, देखो ये लिखा हुआ है द कंपनी शैल नोटिफाई द रजिस्टर ऑफ कंपनीज, यानी कि कंपनी क्या है आरओसी को नोटिफाई करेगी, एंड द बोर्ड, और किसको करेगी, बोर्ड को भी करेगी, आईबीबीआई बोर्ड को करेगी, अबाउट द रेजोल्यूशन टू लिक्विडेट द कंपनी, की हम कंपनी को लिक्विडेट करने जा रहे हैं विद इन 7 days ऑफ सच रेजोल्यूशन। यानी कि जो कंपनी ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया ना, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि एक स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए मेंबर्स का कि हम इसको वॉलंटरी लिक्विडेट कर रहे हैं, जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे मेंबर उसके 7 days के अंदर अंदर ऑफ सच रेजोल्यूशन, देखो ये लिखा हुआ है, यानी कि स्पेशल रेजोल्यूशन के पास होने के 7 दिन के अंदर अंदर जो है वो कंपनी नोटिफाई करेगी आरओसी को, एंड और द सब्सिक्वेंट अप्रूवल बाय द क्रेडिटर्स एज द केस में बी। देन कमेंसमेंट ऑफ लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो जाएंगी, एंड द वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ए कंपनी शैल बी डीम्ड टू हैव कमेंस्ड फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ द रेजोल्यूशन। So then application of provisions of this code, application to adjudicating authority on complete wound up of the corporate person। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, where the affairs of the corporate person have been completely wound up and its assets completely liquidated, and the liquidator shall make an application to the adjudicating authority for the dissolution of such corporate person। so then जो liquidator है वो application देगा, किसको देगा, adjudicating authority को, कि इसको dissolve कर दिया जाए। तो देन जो है वो लिक्विडेटर इसके लिए एप्लीकेशन डालेगा एनसीएलटी में, ठीक है, सो देन रिजोल्यूशन के लिए।
देखो लिखा भी हुआ है एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, नाम से ही पता चल रहा है कि एप्लीकेशन कहाँ जाएगी, एनसीएलटी पे जाएगी, ऑन कंप्लीट अमाउंट ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन पासिंग ऑफ एन ऑर्डर ऑफ रिजोल्यूशन। तो उसके बाद क्या करेगा, जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो शैल ऑन एन एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द लिक्विडेटर, जब लिक्विडेटर एप्लीकेशन फाइल करेगा तो एनसीएलटी ऑर्डर पास करेगा, शैल बी रिजोल्व फ्रॉम द डेट ऑन ऑफ दैट ऑर्डर, सो देन रिजोल्व हो जाएगी उस दिन से जिस दिन वो ऑर्डर पास करेगा। कॉर्पोरेट डेटर शैल बी डिजोल्व अकॉर्डिंगली एंड कॉर्पोरेट डेटर डिजोल्व हो जाएगा। एंड फॉरवर्ड ऑफ कॉपी ऑफ ऑर्डर, जब उसके बाद क्या होएगा, जब वो एनसीएलटी ऑर्डर पास कर देगी कि इस कॉर्पोरेट डेटर को रिजोल्व कर रहा है, तो उससे विद इन 14 डेज, तो उस डेट से 14 डेज के अंदर अंदर जो है वो एक कॉपी उसकी ऑर्डर की जो कॉपी है वो आरओसी में भी भेजनी होगी। बी फॉरवर्डेड टू द अथॉरिटी विद विच द कॉर्पोरेट पर्सन इज रजिस्टर्ड, जहाँ पे कॉर्पोरेट पर्सन रजिस्टर्ड है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर कॉर्पोरेट पर्सन, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसमें देखो दिया गया है फॉर कॉर्पोरेट एंड गारंटर्स टू कॉर्पोरेट डेटर, कॉर्पोरेट डेटर्स के केस में क्या है, एनसीएलटी में वो है अपील फाइल करेगा, एनसीएलटी में जो जाएगा और एनसीएलटी से अपील कहा जाएगी, यानी कि एनसीएलटी में सबसे पहले वो केस जाएगा अगर उसको इसका कॉर्पोरेट पर्सन को जाना है अपने उसमें रेजोल्यूशन प्रोसेस में या लिक्विडेशन में, ठीक है, सीआईआरपी प्रोसेस में जाना है, जहाँ पे भी उसको सीआईआरपी करवाना है या पीपीआईआरपी करवाना है, तो कॉर्पोरेट कहाँ जाएगा, वो एनसीएलटी में जाएगा सबसे पहले। तो जो अगर वो एनसीएलटी के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो उसके बाद वो कहाँ जा सकता है, एनसीएलटी में जाएगा। अपील कहाँ जाएगी, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल के लिए, और इसके लिए टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है, 30 डेज का टाइम पीरियड दिया गया है, प्लस एक्सटेंशन वो जो है वो 15 डेज की एक्सटेंशन दी गई है। देन अगर वो एनसीएलटी के डिसीजन से भी सेटिस्फाइड नहीं है तो अपील कहाँ जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में अपील जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए टाइम पीरियड कितना दिया गया है, 45 प्लस 15 डेज का टाइम पीरियड दिया गया है। और इंडिविजुअल के केस में डीआरटी है, डीआरटी से जो अपील जाएगी वो डीआरएटी में जाएगी और डीआरएटी से कहाँ जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में अपील जाएगी, ठीक है। तो इसमें ये टाइम पीरियड जो है हमने यहाँ पे ही मेंशन कर दिया, आप भी अपनी नोटबुक में यहीं पे मेंशन कर सकते हैं। आगे यही जो टाइम पीरियड है वो इन प्रोविजंस में आगे मेंशन किया गया है। जैसे इसमें ये जो चीज़ें दी गई हैं वो सारी एक रीडेबल पॉइंट्स हैं, जो कि हमने ये जो चैप्टर का मेन जो इम्पोर्टेंट समझने वाला पार्ट है ना वो हम कर चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियोस में, वो आप वीडियोस को अच्छे से कवर कर सकते हैं। और एक बार ये जो प्रोविजंस है आगे, तो ये ओनली रीड आउट पर्पज से है, आप इनको एक बार पढ़ेंगे और इंडेक्स होगा आपके पास पेपर में, और अगर कोई पेपर में क्वेश्चन यहाँ से आता है तो आप इंडेक्स से कवर कर सकते हैं। तो इसमें ये हमें दिया गया है अपील टू एनसीएलटी, ये आप पढ़ोगे तो इसमें दिया हुआ है नोट एक्सीड 15 डेज का टाइम पीरियड है, और इसमें जो टाइम पीरियड 30 डेज का दिया गया है, एक्सटेंशन 15 डेज की दी गई है। तो देन अपील टू सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है, जो अपील टू सुप्रीम कोर्ट जाएगी वो ओनली ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ पर जाएगी, और इसमें 45 डेज में जाएगी, और एक्सटेंशन कितना होगा, 15 डेज का एक्सटेंशन होगा, ठीक है। देन सिविल कोर्ट इज प्रोहिबिटेड टू एंटरटेन एनी शूट और एप्लीकेशन, जो सिविल कोर्ट है वो इसमें एंटरटेन नहीं करेगी बीच में। सो देन आगे जो दिया गया है वो इसके रिगार्डिंग ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज के रिगार्डिंग दिया गया है सारा इसमें, जो कि आप यहाँ से ओपन बुक पेपर है तो आप यहाँ से इंडेक्स से रेफर कर सकते हैं पेपर में अगर इसके रिगार्डिंग कोई पेनल्टीज पूछी जाती हैं। सो देन आगे ये सारी पेनल्टीज दी गई हैं हमें। देन आगे जो प्रोविजंस हैं ये हमें पिछले चैप्टर्स में भी पढ़े हैं कि रेगुलेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज एंड इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज की कौन रेगुलेट करता है, अपॉइंटमेंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड क्या रहेगा, अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स है, जैसे चार्ट के थ्रू आप रेफर कर सकते हो, मेंबर्स ऑफ बोर्ड में कौन कौन होंगे, कौन अपॉइंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी उनको, और उसमें कौन कौन होगा, चेयरपर्सन होगा, एंड 3 members फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी, एंड 1 member टू बी नॉमिनेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 5 अदर मेंबर्स टू बी नोटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये चीज़ें दी गई हैं इसमें। देन आगे अपॉइंटमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी के बारे में बताया गया है कि सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होंगे, तो ये चीज़ें इसमें चार्ट से आप रेफर कर सकते हैं। सो देन आगे ये जो पावर्स ऑफ चेयरपर्सन दी गई हैं, मीटिंग्स ऑफ बोर्ड के बारे में बताया गया है। तो आप ये ओपन बुक पेपर है, एक बार आप ये प्रोविजंस को रीड कर सकते हैं। जो एक मेन इम्पोर्टेंट पार्ट था वो हम उसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं, ये एक पेपर में आप यहाँ से इंडेक्स के थ्रू रेफर कर सकते हैं। सो ये चीज़ें हमें दी गई हैं, एंड पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द बोर्ड दिया गया है। तो ये हमारा मोस्टली चैप्टर जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो हमने अच्छे से कवर किया है, और ये चैप्टर बहुत बहुत बड़ा है, तो इसलिए हम इसको आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, इन प्रोविजंस को रीड आउट कर सकते हैं।
एंड कुछ हमारी अमेंडमेंट्स जो आई हुई हैं वो अब की बार बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स आई हुई हैं इनमें, तो एक बार हम उन अमेंडमेंट्स को कवर कर लेते हैं। जैसे कुछ अमेंडमेंट्स हमने साथ साथ प्रोविजंस के साथ कंप्लीट करी थी। ये जो अमेंडमेंट्स हम बीच बीच में हमने की थी, जो प्रोविजंस आए थे, अभी जो हमारी रिमेनिंग अमेंडमेंट्स हैं हम वो उनके बारे में एक बार रीड आउट कर लेते हैं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन अमेंडमेंट रेगुलेशंस 2022, इसमें लिखा गया है कि देखो इसमें मेन अमेंडमेंट में क्या लिखा है, डिसिप्लिनरी कमेटी शैल एंडेवर to dispose of the show cause notice within a period of 35 days of the date of issuance of the show cause notice। यानी कि जो डिसिप्लिनरी कमेटी क्या है 35 डेज का टाइम पीरियड इसमें दिया गया है। डिस्पोज ऑफ कर देगी, किसको करेगी, शो कॉज नोटिस इशू करते हैं ना उसको, शो कॉज नोटिस को डिस्पोज ऑफ करेगी विद इन ए पीरियड ऑफ 35 डेज के अंदर अंदर। सो देन ऑर्डर पास जो शैल बी सर्व्ड अपॉन द सर्विस प्रोवाइडर, जो ऑर्डर पास होगा ना वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जाएगा, वो यानी कि मेल दी जा सकती है, एंड टू बी पब्लिश, और वो पब्लिश किया जाएगा आईबीबीआई की यानी कि बोर्ड जो है ना इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, उसकी वेबसाइट पर भी वो ऑर्डर की कॉपी पब्लिश की जाएगी और वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी सेंड करी जाएगी। ठीक है। So then provided that where the service provider is an insolvency professional, a copy of the order shall be sent to the insolvency professional agency of which he is a प्रोफेशनल मेंबर। और अगर वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है सर्विस प्रोवाइडर अगर, तो उस केस में जो ऑर्डर की कॉपी है ना वो तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी को भी जाएगी। ठीक है। सो देन डिसिप्लिनरी कमेटी शैल in order passed under sub regulation 1 require the service provider to discharge pending obligations if any, to continue its functions till such time as may be directed, only to enable stakeholders to shift to another service provider and to comply with any other directions in case where the service provider is an insolvency professional। अगर service provider insolvency professional है, the board shall intimate the order to all the members of कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, तो उसमें बोर्ड क्या करेगा, इंटीमेट करेगा, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को इंटीमेट करेगा, इन विच ही इज एक्टिंग एज इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एज द केस में बी, एंड टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो ये अमेंडमेंट्स जो हम पहले अपने प्रोविजंस में कवर कर चुके हैं, हम रिमेनिंग अमेंडमेंट्स आज कवर करेंगे। देन ये हमारी अमेंडमेंट्स जो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स अमेंडमेंट रेगुलेशन 2022। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हैं, द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स शैल बी कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन रेगुलेशंस 2017 के अकॉर्डिंग जो है होंगी। ठीक है। सो देन आगे हमारे एक नई अमेंडमेंट ये है, जो सेक्शन 55 ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, इसमें जो है वो हमने पढ़ा था कि जो उस पे स्टार्टअप कंपनी पर एप्लीकेबल है जो फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस है, तो इसमें जो है स्टार्टअप की डेफिनेशन को चेंज किया गया है एज डिफाइंड इन द नोटिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को नंबर, सो देन पब्लिश इन द गजट ऑफ इंडिया। सो ये इसकी डेफिनेशन को चेंज किया गया है, इसमें ये बताया गया है। देन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस सेकंड अमेंडमेंट रेगुलेशन 2022, इसमें क्या बताया, इसमें देखो इसमें लिखा गया है कि डिक्लेरेशन अंडर सब रेगुलेशन 1 shall provide that the corporate person has made provision for preservation of its records after dissolution, यानी कि कॉर्पोरेट डाटा ने अपने रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व किया है आफ्टर इट्स डिसोल्यूशन। सो देन आगे हमारा जो एक और अमेंडमेंट्स जो रहते हैं वो कवर कर लेते हैं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया अमेंड्स द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस फॉर कॉर्पोरेट पर्सन्स, फोर्थ अमेंडमेंट रेगुलेशंस 2016। तो इसमें क्या लिखा है, विद द ऑब्जेक्टिव टू मैक्सिमाइज वैल्यू इन रेजोल्यूशन, यानी कि सेल ऑफ वन और मोर एसेट्स के लिए क्या होगा, टू वन और मोर सक्सेसफुल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट सबमिटिंग रेजोल्यूशन प्लान, जो उनको भेजा जाएगा, उनको सेल करी जाएगी जो रेजोल्यूशन प्लान्स को सबमिट कर रहे हैं। और इसमें क्या है, इन्विटेशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट किसमें किया जाएगा, जो सीओसी से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगवाते हैं ना, तो उसमें फॉर्म जी में मंगवाएंगे, उसके लिए फॉर्म जी स्पेसिफाई किया गया है, और जो कि कब फाइल करना होगा, एडवांस टू 60 डे फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से 60 डे के अंदर अंदर उसको कंसिडर किया जाएगा। एंड आल्सो हैज बीन मेड टू फॉर्म जी टू प्रोवाइड मोर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन टू पर्सन्स फॉर एक्सप्रेसिंग इंटरेस्ट। और इसमें जो दिया गया है कि चेंजेस इन टाइमलाइन फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर प्रेफरेंशियल एंड अदर ट्रांजेक्शन्स ऑन और बिफोर 130 डे ऑफ इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से जो है उसके 130 डेज के अंदर अंदर जो है वो इसके लिए चेंजेस टाइमलाइन फॉर फाइलिंग एप्लीकेशंस के लिए दिया गया है फॉर प्रेफरेंशियल एंड अदर ट्रांजेक्शन्स, यानी कि प्रेफरेंशियल अदर ट्रांजेक्शन के लिए क्या कर सकते हैं,
इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से 130 डेज के अंदर अंदर कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स दैट ए कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन मेड रिगार्डिंग प्रेफरेंशियल एंड अदर transactions to be shared with the prospective resolution applicants to enable them to account for such information while proposing the resolution plan. Changes the timeline for submission of information memorandum टू ऑन और बिफोर 95th डे। ये तो हमने पहले भी पढ़ा था कि जो इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम के लिए कितना टाइमलाइन दिया गया है, विद इन 95 डेज फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से 95 डेज के अंदर अंदर जो है इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम सबमिट करना होगा। इट आल्सो इंक्लूड्स डिटेल्स ऑफ बिजनेस इवोल्यूशन फॉर कॉर्पोरेट डेटर विद एसेट साइज ऑफ मोर देन 100 करोड़। सो देन अगर कंप्रोमाइज और अरेंजमेंट के बारे में अगर कंपनी का कॉर्पोरेट डेटर के रिगार्डिंग चल रहा है तो देन फाइल सच रिकमेंडेशन विद एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को उसके लिए रिकमेंडेशन जाएगी। सो देन ए कॉमन ईमेल एड्रेस टू बी यूज्ड थ्रू आउट द CIRP। और इसके लिए क्या है, कॉमन ईमेल एड्रेस यूज किया जाएगा CIRP के लिए भी या लिक्विडेशन के टाइम पे भी ऑफ ए कॉर्पोरेट डेटर के लिए, ठीक है। सो देन IRP टू कम्युनिकेट टू द क्रेडिटर्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटर एज पर द लास्ट available books of accounts, the public announcement and invite claims through post or electronic means. It has been clarified that a meeting of COC can be convened till resolution plan is approved or an order of liquidation is passed and matter which don't affect the resolution plan can be decided upon. So then हमें आगे एक और अमेंडमेंट दी गई है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स 4th अमेंडमेंट रेगुलेशंस 2022 में क्या लिखा है कि नो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द बोर्ड अंडर रेगुलेशन 13 shall be eligible to be registered as an insolvency professional के लिए वो मतलब जो no insolvency professional entity recognized by the board shall be eligible to be registered as an insolvency professional if the entity and or any of the partner or director as the case may be is not a fit and proper person। अगर वो fit and proper person नहीं है तो वो eligible नहीं होंगे to be registered as an insolvency professional। यानी कि जो insolvency professional होने के लिए क्या होना है, वो fit and proper person होना चाहिए। So then Insolvency and Bankruptcy Board of India amends the Insolvency and Bankruptcy Board of India Liquidation Process Regulations 2016 and Insolvency and Bankruptcy Board of India Voluntary Liquidation Process Regulations 2017। तो इसमें क्या दिया गया है कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स जो है वो क्या काम करेंगे, शेल फंक्शन एज स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमिटी। जो COC है ना वो एज एन SCC काम करेगी इन द फर्स्ट 60 डेज, स्टार्टिंग के फर्स्ट 60 डेज में। एंड एडजुडिकेशन ऑफ क्लेम्स विद इन 60 डेज ऑफ इनिशिएशन ऑफ प्रोसेस द SCC शैल बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड बेस्ड अपॉन एडमिटेड क्लेम। तो उसके बाद ये जो स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कमेटी है उसके बाद एडमिटेड क्लेम्स के अकॉर्डिंग काम करेगी, ठीक है। सो देन लिक्विडेटर हैज बीन मैंडेटेड टू कंडक्ट द मीटिंग ऑफ SCC यानी कि स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कमेटी की जो मीटिंग्स है वो लिक्विडेटर क्या है कंडक्ट करेगा। So then scope of mandatory consultation by liquidator with SCC has been enlarged and SCC may even propose replacement of liquidator। यानी कि जो stakeholder consultation committee है ना वो liquidator को रिप्लेस भी कर सकती है और उसके लिए वो एप्लीकेशन कहाँ देगी, NCLT में। एंड फिक्स द फी ऑफ लिक्विडेटर इफ COC डोंट फिक्स द सेम ड्यूरिंग द CIRP। एंड जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो अगर वो क्या करेंगी उनकी उसकी फीस जो लिक्विडेटर की फीस भी फिक्स की जाएगी और लिक्विडेटर को रिप्लेस भी कर सकती है जो SCC है, ठीक है। तो if any claim is not filed during liquidation process then the amount of claim collected during CIRP shall be verified by the liquidator। अगर कोई claim फाइल नहीं किया किसी ने liquidation process के अंदर so then जो amount of claim collected during CIRP जो CIRP में जो claim submit किया गया था ना तो उसी claim को माना जाएगा जब उसमें liquidator के टाइम liquidation के टाइम पे, यानी कि लिक्विडेशन के टाइम पे किसी ने क्लेम सबमिट नहीं किया और जो उसने CIRP के टाइम पे क्लेम सबमिट किया था ना वो अमाउंट माना जाएगा उस टाइम पे लिक्विडेशन के टाइम पे। वेयर एवर द COC डिसाइड्स द प्रोसेस ऑफ कंप्रोमाइज अरेंजमेंट मे बी एक्सप्लोर्ड ड्यूरिंग लिक्विडेशन प्रोसेस द लिक्विडेटर शैल फाइल एप्लीकेशन ओनली इन सच केसेस बिफोर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर कंसिडरिंग द प्रपोजल ऑफ कंप्रोमाइज और अरेंजमेंट इफ एनी विद इन 30 डेज ऑफ द ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशन। जन लिक्विडेशन के 30 डेज के अंदर अंदर जो है लिक्विडेटर वो करेगा उसके रिगार्डिंग
कंप्रोमाइज और अरेंजमेंट के रिगार्डिंग चेक करेगा लिक्विडेटर। और उस लिक्विडेशन से पहले कौन करता है, आरपी चेक करेगा वेदर कंप्रोमाइज और अरेंजमेंट इज पॉसिबल। ठीक है, तो लिक्विडेशन के ऑर्डर के बाद 30 डेज के अंदर अंदर जो है वो लिक्विडेटर चेक करेगा वेदर कंप्रोमाइज और अरेंजमेंट इज पॉसिबल। ये कंप्रोमाइज और अरेंजमेंट के रिगार्डिंग बताया गया है। सो देन बिफोर फाइलिंग ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर डिसोल्यूशन और क्लोजर ऑफ द प्रोसेस, स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कमिटी शैल एडवाइज द लिक्विडेटर द मैनर इन विच प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ avoidance transactions or fraudulent or wrongful trading shall be pursued after closure of liquidation proceedings. Then Insolvency and Bankruptcy Board of India Insolvency Professionals Third Amendment Regulations 2022। देन इसमें फीस के बारे में बताया गया है, फीस ऑफ 20,000 रुपीज इन केस द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल इज एन इंडिविजुअल। ठीक है, अगर इंडिविजुअल है तो फीस कितनी लगेगी, 20,000। और ये फीस ऑफ 2 लाख रुपीज इन केस द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल इज एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी। और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी के केस में फीस जो है वो 2 लाख लगेगी। ठीक है, सो देन एवरी 5 ईयर आफ्टर द ईयर इन विच द सर्टिफिकेट इज ग्रांटेड एंड सच फीस शैल बी पेड ऑन और बिफोर 30 अप्रैल ऑफ द ईयर इट फॉल्स ड्यू। एंड ये क्या है, एवरी 5 ईयर्स में क्या है वो इसको आफ्टर द ईयर इन विच द सर्टिफिकेट इज ग्रांटेड एंड सच फीस शैल बी पेबल ऑन और बिफोर। फीस कब तक पे करनी पड़ेगी, ऑन और बिफोर 30 अप्रैल ऑफ द ईयर इट फॉल्स ड्यू। यानी कि जैसे इसे 5 ईयर्स के बाद फीस पे करनी पड़ेगी। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है हमें, व्हेन रजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड ऑन 2 फरवरी 2022 को उसने रजिस्ट्रेशन लिया। ठीक है, सो देन इन द ईयर 2021 एंड 22 द फीस shall become due on 1 अप्रैल 2027। यानी कि 5 साल बाद जो 1 अप्रैल से फीस ड्यू होगी और वो उसकी लास्ट डेट कब होगी, 30 अप्रैल। यानी कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच बीच में और 2027 यानी कि 5 ईयर्स के टाइम पीरियड के बाद तो आप फीस पे कर सकते हो। सो देन और इसमें क्या देगा, डेसिमल वर्ड्स 1% शैल बी सब्सिट्यूटेड। इसमें क्या है, 1% ऑफ प्रोफेशनल फी जो है दिया, इसमें बताया गया है। चेंज पहले कितना था, 0.5% था, ये अब कितना हो गया है, 1% हो गया ऑफ प्रोफेशनल फी अर्नड फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड एज एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और ऑन और बिफोर द 30th डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर along with the statement in फॉर्म जी ऑफ सेकेंड शेड्यूल। इसमें जो है फॉर्म जी में जाएगी ये। So then pay to the board a fee specified under sub regulation 2 of regulation 31A of Insolvency and Bankruptcy Board of India Insolvency Resolution Process for Corporate Persons Regulation 2016 within a period of 30 days after end of each quarter or upon the closure of the process whichever is earlier along with the statement in form EA में जाएगी of the second schedule। इसमें क्या है, क्वार्टर मीन्स द पीरियड ऑफ 3 months commencing on the first day of जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर। यानी कि जो क्वार्टर से है वो 30 डेज के अंदर अंदर इसके बारे में। और जो फॉर्म रहेगा वो फॉर्म EA दिया गया है। तो हमारा जो ये अमेंडमेंट्स है इसकी कंप्लीट हो गई है चैप्टर IBC की। तो हमारा जो IBC चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया हमारा और इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। और आज जो हमने इसका चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। ये चैप्टर बहुत बड़ा था, इसमें अमेंडमेंट्स भी बहुत ज़्यादा थी। आज जो ये लास्ट पार्ट है इसमें जो एक रीडेबल प्रोविजंस हैं सारे, जो आप इंडेक्स आपके पास रहेगा और पेपर में आप इंडेक्स के थ्रू इसको रेफर कर सकते हैं। इनकेस आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। और आप इस चैप्टर को 2-3 बार अच्छे से रिवाइज करिएगा तो आपसे इजीली हो जाएगा। जो आप मेरी वीडियो से ही एक बार दोबारा अच्छे से गो थ्रू करेंगे तो आपको ये चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इनकेस आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में हमें मेंशन कर सकते हैं और आप इस चैप्टर को एक बार अच्छे से पढ़िएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियोस सच में पसंद आ रही हैं ना गाइज, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।